दोस्तों नमस्ते। आज की डेट याद है? जी हां, जानबूझकर आज की डेट याद दिला रहा हूं। 25 जून 2025। आज से 50 साल पहले 1975 में क्या हुआ था, इसकी याद हमारे दिलो दिमाग में बैठ जाना आवश्यक है। मैं आपको थोड़ा और पीछे ले जाता हूं। लगभग 1933, 28 फरवरी 1933 में क्या हुआ था? 28 फरवरी 1933 में अडॉल्फ हिटलर ने तब के जर्मनी के चांसलर पॉल हिंडेनबर्ग को ऐसे ही रात में जाकर एक ऑर्डिनेंस पर साइन करवा ली थी और उस ऑर्डिनेंस के जरिए जर्मनी का पूरा अधिकार हिटलर के पास आ गए थे। 1933 में जो हुआ था उसके वही सेम हुआ 1942 में, और तब की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, जो रात के 11:30 बजे भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के आवास पर गई और उनसे एक अध्यादेश पर स्वाक्षरी करवा ली, और वो अध्यादेश था देश में आपातकाल लाने का। क्या यह आपातकाल संविधान के निर्माताओं की भावनाओं का अवमान नहीं था? क्या उस वक्त संविधान को खतरे में डाला गया नहीं था? क्या यह आपातकाल देश में जहर घोलने का काम नहीं करता था? क्या इस आपातकाल के आज सुवर्ण महोत्सव को हम जब सेलिब्रेट ही कर रहे हैं ना उसको, तो क्या आज भी उन लोगों को ऐसे नहीं लगता है कि ये संविधान को तोड़ मरोड़ दिया गया था? बस कुछ ये याद दिलाना चाहता हूं। ये आपातकाल की घोषणा एक दिन में नहीं हुई है। 25 जून को आपातकाल की घोषणा कर दी गई थी, लेकिन क्या 25 जून ही इसका कारण था? लोग कहते हैं 12 जून के इलाहाबाद कोर्ट के आदेश के कारण इस आपातकाल की घोषणा कर दी गई थी। मैं तो 12 जून के उस कोर्ट के आदेश को एक ऐसी आखिरी कील बताता हूं जो देश के लोकतंत्र के कॉफिन पर मारी गई थी। असल में शुरुआत तो बहुत पहले से है। बात है 1971 की। इंदिरा गांधी तब चुनकर आई थी। इंदिरा गांधी के चुनकर आने का एक ही पॉपुलर नारा था, और वह नारा था गरीबी हटाओ वाला। गरीबी हटाओ, यह नारा इतना लोकप्रिय रहा कि लोगों ने इंदिरा गांधी को भर भर के वोट दिए। सच तो यह बात है कि देश को आजादी 1947 में मिली थी। 47 से लेके 1971 तक इंदिरा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्हीं का तो राज था। 24 साल में 15 साल से भी अधिक अकेले नेहरू ही राज करते आए थे। तो बीच में लाल बहादुर शास्त्री को छोड़ बाकी सारा 1.5 साल का वह कार्यकाल छोड़कर बाकी सारा कार्यकाल तो नेहरू और गांधी नाम का ही था। लेकिन फिर भी इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ का नारा लेकर आई। 24 साल क्या किया था, किसकी गरीबी हटाई थी, यह पता नहीं है। इंदिरा गांधी चुनकर तो आ गई, और उस वक्त देश की स्थिति क्या थी? अपना भारत देश दुनिया का लोक संख्या के मामले में, जनसंख्या के मामले में दूसरा देश था। पहले नंबर पर चीन था, अब चीन को भी हमने पछाड़ दिया है। तो जनसंख्या के मामले में दूसरी संख्या पर रहने वाले भारत का आर्थिक विकास दर 1.2% ही था। और इतना ही नहीं कि हमारा देश इंदिरा गांधी के शासनकाल में दुनिया की 15वीं अर्थव्यवस्था था। 15वें नंबर पे हम थे अर्थव्यवस्था के मामले में। आज हम तीसरे नंबर पर है, यह भूल नहीं सकते। उस वक्त हम 15वें नंबर पर थे और दुनिया की जनसंख्या के मामले में दूसरे देश थे। चलो, इस बात को तो कोई नहीं बोलता, लेकिन जब इंदिरा गांधी का शासनकाल चल रहा था तब सुपर लूटो ऑफर चल रहा था। कोई भी कहां से भी पैसे लूट के चला जाता था
और पहली बार देश में इस भ्रष्टाचार के मामले में तब आंदोलन शुरू हो रहे थे। सुपर लूट का एक उदाहरण मैं आपको बता देता हूं। 1971 की बात है। दिल्ली के ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक शाखा में एक कॉल आ जाता है और उस कॉल में बताया जाता है कि पीएम आवास से बात कर रहे हैं, 60 लाख रुपए दे दीजिए। तो एसबीआई के उस शाखा से 60 लाख रुपए की कैश, मैं 71 की बात कर रहा हूं, 60 लाख अब छोटी रकम लग सकती है लेकिन उस वक्त की बात कर रहा हूं, वह एक व्यक्ति लेकर चला जाता है जिसका नाम था रुस्तम नगरवाला। यह रुस्तम नगरवाला बाद में पकड़ा भी जाता है। 60 लाख कैश मिल पाती है या नहीं यह पता नहीं, लेकिन यही रुस्तम नगरवाला जेल में बड़े रहस्यमय तरीके से मर जाता है। तो 60 लाख कैश गई कहां, यह सवाल आज भी बिना जवाब का पड़ा है। और एक मामला उस वक्त चल रहा था, देश के एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लाइसेंस दिए जाते थे और उसमें तुलमोहन राम नाम के एक व्यक्ति ने बड़ा ही घपला किया था। ये सांसद थे। ये तुलमोहन राम कौन थे? ये तुलमोहन राम उस व्यक्ति के करीबी थे जो उस वक्त रेल मंत्री था। उसका नाम है ललित नारायण मिश्रा। ये ललित नारायण मिश्रा के नजदीकी तुलमोहन राम को आयात निर्यात के घोटाले में पकड़ा गया, लाइसेंस वाले घोटाले में पकड़ा गया। मामला ललित नारायण मिश्रा तक आया। ललित नारायण मिश्रा इंदिरा गांधी के सरकार के सारे आर्थिक व्यवहार भी देखा करते थे, ऐसा भी कहा जाता है। यह ललित नारायण मिश्रा अगले कुछ दिनों में बड़े रहस्यमय तरीके से मर जाते हैं। मतलब जिनका नाम सामने आ रहा है, जो आर्थिक विषयों में गड़बड़ी करते हुए पाए जा रहे हैं, उनकी रहस्यमय तरीके से मौत होती जा रही थी और इन मामलों ने तुल पकड़ा था। इसके ऊपर लोग आंदोलन भी कर रहे थे। अब इन आंदोलकों को कैसे रोका जाए, इसी का विचार सरकार कर रही थी, क्योंकि इन्हीं आंदोलकों को रोकना और इन विषयों को जनता तक पहुंचने से रोकना उस वक्त आवश्यक हो गया था। और एक मामला था, पूरे भारत के सारे राज्यों में कांग्रेस का ही शासन था। लगभग सारे राज्यों में, एक इक्का दुक्का अपवाद को छोड़ा जाए कश्मीर जैसे, तो बाकी सारे राज्यों में लगभग कांग्रेस का ही शासन चलता था। कहीं कम्युनिस्ट तो कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस, और बाकी सारी जगह पर कांग्रेस का ही शासन चलता था। उस वक्त गुजरात में चिमन पटेल मंत्री थे और चिमन पटेल के भ्रष्टाचार वाले मामलों में बहुत तुल पकड़ रखा था। उस वक्त गुजरात में एक नवनिर्माण आंदोलन चल रहा था जिसमें चिमन भाई पटेल की सरकार को बर्खास्त किया जाए ऐसी मांग हो रही थी। उस वक्त उसके बाद बने प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई भी इस आंदोलन में सहभागी थे और वो लगभग अन्य त्याग आंदोलन पे उतर आए थे। विद्यार्थियों का बढ़ता दबाव, मोरारजी देसाई जैसे नेता का बढ़ता दबाव देख इंदिरा गांधी को अपने ही सरकार को बर्खास्त करना पड़ा था। चिमन भाई पटेल वाली सरकार को बर्खास्त करना पड़ा था और नवनिर्माण आंदोलन पूरे गुजरात में इतना छाया हुआ था कि उस वक्त चुनाव लिए गए और उस चुनाव में 182 जगह में से 86 सीटें विरोधी पार्टियों को मिली, कांग्रेस के विरोधी दल को मिली। मतलब लगभग आधे से भी ज्यादा सीटें मिल गई और 8 निर्दलीय विधायक जो चुनकर आए थे उन्होंने कांग्रेस के विपक्ष के सरकार को समर्थन दे दिया और गुजरात में कांग्रेस की विरोधी विचार वाली सरकार सत्ता में आ गई। बाबूभाई पटेल उस वक्त के मुख्यमंत्री बने और गुजरात का यह सत्ता परिवर्तन देश के लिए एक मैसेज के तौर पर जा रहा था कि देश अपनी भूमिकाएं बदल रहा है। जयप्रकाश नारायण लोक नेता बन चुके थे और जयप्रकाश नारायण अपने आंदोलन को बहुत आगे बढ़ा रहे थे। उसी वक्त 12 जून 1975 का वह दिन आया जिस दिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी का रायबरेली वाला चुनाव शून्य कर दिया, रद्द कर दिया और 123(7) धारा के तहत निर्वाचन रद्द करके 6 साल के लिए इंदिरा गांधी को चुनाव में खड़े रहने के लिए प्रतिबंध लगा दिया। देश के प्रधानमंत्री पर ही ऐसा प्रतिबंध लगा था। देश के प्रधानमंत्री को ही अब इस्तीफा देना पड़ रहा था। देश के प्रधानमंत्री पर मतलब इंदिरा गांधी पर त्याग पत्र का दबाव बढ़ रहा था। उसके लिए आंदोलन भी हो रहे थे। ये आंदोलन बंद करना आवश्यक था इंदिरा गांधी के लिए। इसलिए वहीं के इर्द गिर्द के लोग
इंदिरा समर्थन की रैली भी निकाल रहे थे और आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया जाए, जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर लिया जाए, यही सोच विचार चल रहा था। 20 जून 1975 में 8 दिन के बाद ही, इलाहाबाद हाईकोर्ट के 8 दिन के बाद ही, तब तो इंदिरा गांधी ने इस्तीफा नहीं दिया था, और उस एक रैली, बड़ी रैली निकाली गई कांग्रेस की तरफ से। देवकांत बरुआ जो उस वक्त के कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उसी रैली का नेतृत्व कर रहे थे। तब उनकी क्या घोषणा थी देवकांत बरुआ की? इंदिरा की जय हो, इंदिरा के सुबह की जय हो, इंदिरा के शाम की जय हो, इंदिरा के काम की जय हो, इंदिरा के नाम की जय हो। कांग्रेस का अध्यक्ष इंदिरा चालीसा पढ़ रहा था और इस खबर को, इस रैली को टीवी पर दिखाना आवश्यक लगा था इंदिरा गांधी को, लेकिन उस वक्त के प्रसारण मंत्री इन्हें इसको दिखाना मना कर दिया। कहा कि यह सरकार का कार्यक्रम नहीं है, पार्टी का कार्यक्रम है और पार्टी के कार्यक्रम को कैसे दिखाया जाए। तब के प्रसारण मंत्री थे इंद्र कुमार गुजराल, जो बाद में देश के प्रधानमंत्री भी कुछ दिनों के लिए बने, कुछ महीनों के लिए बने। इंद्र कुमार गुजराल पर संजय गांधी का गुस्सा फूट पड़ा और इंद्र कुमार गुजराल को उनके पद से हटाया गया और वहां पे मध्य प्रदेश के एक बहुत बड़े नेता विद्याचरण शुक्ला को लाया गया। यही विद्याचरण शुक्ला आगे संजय गांधी के बड़े काम में आए। विद्याचरण शुक्ला प्रसारण मंत्री बने और जैसे ही ये बदलाव हुआ, उस वक्त सिद्धार्थ शंकर रे और हरिभाऊ गोखले जो उस वक्त के कानून मंत्री थे, उन्होंने इंदिरा गांधी के समक्ष प्रस्ताव रखा कि अब वक्त आ गया है, देश में इमरजेंसी की घोषणा की जाए, नागरिकों के मूलभूत अधिकारों का संकोच किया जाए, विरोधियों को जेल में डाला जाए। और यही बात इंदिरा गांधी ने एक्सेप्ट कर ली। 25 जून की रात को वो कागज लेकर राष्ट्रपति भवन पहुंची और राष्ट्रपति भवन में फखरुद्दीन अली अहमद से उन्होंने इस पर साइन करवा लिए और उसी वक्त राष्ट्र के नाम एक संदेश भी दे दिया कि इस देश में आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। अब सारा सरकारी नियंत्रण होगा, देश के नागरिकों के मूलभूत अधिकारों का भी संकोच किया गया है। जैसे ही ये घोषणा हुई, घोषणा तो रात को हुई थी, उस वक्त व्हाट्सएप, फेसबुक, मेल इतने फॉरवर्डेड भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था। जो भी घोषणा थी वो लोगों को रेडियो के जरिए, टीवी के जरिए ही पहुंचाई जाती थी और रेडियो टीवी भी इतने नहीं थे जितना हम सोचते हैं। बहुत कम जगह पर यह देखने को मिलता था। रात के अंधेरे में यह हुआ था तो न्यूज़पेपर वालों को भी इसका पता नहीं था। कई अखबारों में इसकी खबर भी छाप कर नहीं आई थी। जिनको देर रात पता चला था तो उन्होंने इसको खबर के रूप में प्रकाशित कर दिया गया था और उसी वक्त यह खबर छपी थी, जिन्होंने छापी थी उनके अखबारों को जब्त कर लिया गया था और जो विरोधी अखबार चलते थे उनके ऊपर तुरंत रेड हुआ। चंडीगढ़ के ट्रिब्यून नाम के अखबार पर रेड कर दी गई, उसका प्रेस सील कर दिया गया। मदरलैंड जो विपक्ष के नेता चलाते थे उसको भी सील कर दिया गया और सारे अखबारों की सुर्खियां ना बने, ना लिखे, इसलिए उनकी बिजली भी काट दी गई। मतलब यहां तक किया गया कि बिजली काट दी जाए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उस वक्त के सरसंघ चालक बाला साहब देवरस को नागपुर में गिरफ्तार कर लिया गया और नागपुर से उन्हें लाकर पुणे की येरवाड़ा जेल में डाल दिया गया। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, जयप्रकाश नारायण, इनके जैसे नेता को भी गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही साथ जगत नारायण, पंजाब केसरी के संपादक, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। इंडियन एक्सप्रेस के उस वक्त के संपादक अरुण शौरी, जो बाद में अटल जी की सरकार में मंत्री भी बने, उनकी गिरफ्तारी हुई। कुलदीप नायर की भी गिरफ्तारी हुई और सारे संपादक, राजनेता एक जेल में ठूसे गए। लगभग 50,000 राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों को भी गिरफ्तार कर लिया गया मीसा के अंतर्गत। और यह मीसा का कानून लाया गया था इसीलिए कि देश में नक्सली, आतंकी एवं स्मगलर्स पर कार्रवाई की जाए। आतंकी, नक्सली, स्मगलर्स तो कार्रवाई से दूर रहे, बचे रहे और ये कार्रवाई विपक्ष के नेता पर ही होने लगी। पांचजन्य, तरुण भारत, जितने भी संपादक थे उनको अंदर डाल दिया गया, जेल के अंदर ठूसा गया और ये काम बढ़ता ही गया।
इतना कर कर भी इंदिरा चुप नहीं बैठी। बाद में उन्होंने एक संशोधन भी लाया संविधान में, और संशोधन ये था कि प्रधानमंत्री के ऊपर कोई भी निर्णय हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं ले सकती, और इन निर्णयों पर भी प्रतिबंध लादा गया। संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जिस अभिव्यक्ति की बात कर रहे थे उसका गला रेता गया। संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जो कंट्रोल की बात करते थे उसको भी रोका गया, और सारी की सारी सत्ता इंदिरा गांधी ने अपने हाथ में ले ली। आज उसको 50 साल होने जा रहे हैं। अब के थोड़ी देर बाद, 3 घंटे बाद, 3-3.5 घंटे बाद ही उस साइन किए गए मौके को 50 साल हो जाएंगे, और हम इसको मनाएंगे, जरूर मनाएंगे, क्योंकि देश ने हमें यह सिखाया था, देश को यह सिखाया गया था, अगर गांधी परिवार को सत्ता से दूर करते हो तो देश की स्वतंत्रता के साथ भी खिलवाड़ किया जा सकता है। और यही एक सीख उस वक्त देश ने ली थी, यही आज भी याद रखना आवश्यक है। नमस्ते।